रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। दोस्तों, आज की सीरीज में स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि आज की सीरीज में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने भारत की करेंसी को इस कदर समझा और इस कदर जाना कि विकिपीडिया की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत की करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जाना होगा करेंसीपीडिया पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शानदार हस्ती की जिनका नाम है राज ज्ञानी। आज हमारे स्टूडियो में हैं, आइए उनसे मिलते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं करेंसीपीडिया के फाउंडर डायरेक्टर राज ज्ञानी जी। राज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी आपकी। कितने सालों बाद मिल रहे? मेरे ख्याल से कम 10-11 साल तो हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हो गए जो मुझे लग रहा है जी। राज ज्ञानी मेरे दोस्त से पहले मेरे गुरु भाई भी हैं और आज हम उनसे दिल की बातें करेंगे। आज हम उनसे जानेंगे कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो राज भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि करेंसीपीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पहली बार मिले थे तब शायद आप इस फील्ड में नहीं थे। करेंसीपीडिया की शुरुआत कैसे हुई? सवाल बहुत छोटा है, लेकिन जब आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं सोचता हूं तो पीछे मुड़ के जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे के जो सिक्के थे वो चलन से बाहर हो गए। राइट। मतलब लोगों ने उसको लेना बंद कर दिया और हमारे पिताजी हमको 2-3 पैसे और 5 पैसे यही हमें पॉकेट मनी के रूप में दिया करते थे। तो जब मैं दुकान पे पहुंचा कुछ सामान लेने के लिए तो दुकानदार ने वो सिक्के लेने से मना कर दिया। अब मेरे दोस्त लोग जो थे उसमें खास करके मेरे एक परम मित्र अवतार सिंह, तो बोलते हैं, उन्होंने बोला, राज इसका क्या करेगा तू? तो फिर जैसे खिल्ली उड़ाने के हिसाब से नहीं होते, बचपन में दोस्त होते हैं जो अपने लंगोटिया यार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने सबने मिलके मेरी खिल्ली उड़ाई कि तू एक काम कर, इसका म्यूजियम बना देना। यानी कि आपकी एक तरह की फाउंडेशन जो थी वो उन दोस्तों ने रख दी। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो 76 में वो कलेक्शन करना स्टार्ट किया मैंने और फिर जब उनको गौर से देखा तो हर सिक्का अलग था। अच्छा। कुछ ना कुछ, या तो उसका शेप अलग था, या उसका डिनोमिनेशन अलग था, या उस पर डिजाइन अलग थी, मेटल अलग था। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। उस पर शेर छपा हुआ होता था तो बोले ये छेड़ छाप 58 54 है, ये खोटी 54 है, खोटी 58 है। और बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शरारतें रहती है। तो बचपन में हम वो खोटी 54 58 हमको कहीं से मिल जाती थी, यहाँ घर में भी रखी होती थी, तो हमारे माता पिता तो उनको चला नहीं पाते थे। तो हम थोड़े शैतान भी थे बचपन में, हर एक बच्चा होता है और होना भी चाहिए। और शैतान लोग ही यहाँ तक पहुँचते हैं। और 76, 77, 80 तब तक क्या था कि छोटे शहरों में हर जगह लाइट हो या 24 घंटे लाइट हो, ये जरूरी नहीं होता था। जी बिल्कुल। कई छोटे दुकानदार थे जो गोली बिस्किट और इस तरह की चीज़ें बेचा करते थे। उनके यहाँ एक छोटी सी लालटेन हुआ करती थी, चिमनी बोलते थे, घासलेट वाली, बिल्कुल केरोसिन की चिमनी हुआ करती थी। तो उस अंधेरे में वो देख नहीं पाते थे कि ये खोटा सिक्का है कि जो चल रहा है चलन में वो सिक्का है। तो हमने कुछ एक दुकानदारों को वो खोटे सिक्के भी चलाए। तो वहां पे हमने देखा कि इस पे लायन छपा हुआ है, या किसी पे कोई फ्लावर छपा हुआ है, जैसे 20 पैसे का कमल वाला फूल। तो इस तरीके का जब मेरा इंटरेस्ट जागा कि यार सिक्कों में फोटो अलग अलग क्यों है, तो वहां से फिर मैंने उनको इकट्ठा करना चालू किया। और खून में एक्चुअली ऐसा है कि किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, चोरी चकारी नहीं करना। तो वो 1 या 2 बार ही हमने किया था ऐसा,
और उसके बाद अंदर की आत्मा जाग गई आत्मा जाग गई। और फिर वो सिक्के हमने इकट्ठे करना चालू किए। और फिर जितने भी मेरे दोस्त थे उनके भी सिक्के नहीं चलते, तब मैं वैसे ही चल नहीं रहा है, ले तू एक टॉफी ले ले, सिक्का मेरे को दे दे। अच्छा, उस समय जब शुरुआत हुई हाँ, तो क्या सोचा था कि यार ये इतना बड़ा समुंदर होगा? नहीं बिल्कुल नहीं सोचा था, मुझे पता ही नहीं था कि समुद्र भी होता है। तो यार थोड़े से सिक्के यही होंगे। हाँ, कितने होंगे भाई, दुनिया में सिक्के चलते हैं इसके बारे में तो सोच ही नहीं थी उस टाइम पे कि भाई उस टाइम हम जिस शहर में रहते थे बस इसी शहर में सिक्के चलते हैं, हम तो ऐसा ही सोचते थे। और उस टाइम के जो हम जैसे बच्चे थे तो उनकी सोच और उनका IQ लेवल भी उतना ही होता था कि उनकी सोच ऐसी तो होती नहीं थी जो आजकल के बच्चों की है। तो धीरे धीरे करके इकट्ठे करने लगे और फिर उसमें थोड़ा रमने लगे। तो माता पिता भी हमारे इधर उधर से कहीं भी सिक्के मिलते थे या हमारे रिश्तेदार आते थे घर पे, तो पुराना नोट 1 रुपये का 2 रुपये का जो चल नहीं रहा है तो उस टाइप के हमको वो दे के जाने लगे। और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से संभालना बचपन से ही चालू कर दिया। मतलब मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ गई थी और संस्कार माता पिता ने ऐसे दिए कि आपके पास चीज़ कोई भी हो लेकिन उसकी साथ संभाल बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात अभी राज भाई ने कही कि हम अगर किसी चीज़ का कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लौट कर आपको रिवर्ट ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ सीखने की है, किसी भी चीज़ हो, चाहे उस समय राज भाई की नज़रों के लिए वो वैल्यू नहीं होगी उनकी, लेकिन उनका उन्हें संभाल कर रखना आज इनको इस मुकाम पर पहुंचाने में सहायक है। तो वहाँ से फिर एल्बम बनाना चालू किए और पेपर में आता था कि अभी नया सिक्का निकला या नया नोट निकला या ये नोट बंद हो गया। या मुझे याद है इंदिरा गांधी के ज़माने में मीसा लगी थी और उसमें 1000 के नोट सारे बंद हो गए थे, 10,000 के नोट भी बंद हो गए थे। लालू की बेटी का नाम मीसा है। मीसा में पैदा हुई थी वो। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से न्यूज़ देखना, पेपर पढ़ना छोड़ चुका हूँ और मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। मुझे जब रात को सोता हूँ बिस्तर पे तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि आज दिन भर मैंने क्या किया। ठीक बात है। कुछ अच्छा किया, कुछ नया किया या वही डेली की रूटीन जो है, कुछ नया किया और कुछ डिफरेंट किया। डिफरेंट किया। हाँ, वो जरूर, बिल्कुल ठीक कहा राज भाई आपने। इस यात्रा में पहले कलेक्शन शुरू हो गई शौक में। शौक पर वो शौक की कलेक्शन कब वो टाइम आया कि अचानक आपको किसने ये इंस्पिरेशन दी कि भाई अब आपको YouTube पे आना चाहिए? YouTube पे आने की जो शुरुआत हुई वो एक इंसिडेंस मान लो आप कि मेरी बेटी मीडिया का कोर्स कर रही थी। अरे वाह। हाँ, तो मीडिया का मनप्रीत कौर ज्ञानी, 2 चैनल हैं उसके एक्चुअली, मनप्रीत ज्ञानी। नजर में अभी हाँ, आया होगा। तो एक उसके नाम से है और एक द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल के नाम से। हाँ। तो मनप्रीत ज्ञानी जो है वो जब कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट मिला उन्हें। ये बात होगी मेरे ख्याल से 2017 की। तो 2017 में उन्हें प्रोजेक्ट मिला कि आपको एक वीडियो बनाना है और उसको YouTube पे अपलोड करना है। आज YouTube जितना फेमस है, मतलब आज इन द सेंस कि 2023 में जितना फेमस है, इतना 2017 में नहीं था। लोगों को YouTube चलाना नहीं है, फेसबुक थोड़ा बहुत चलता था पर YouTube इतना फेमस नहीं था। तो पिछले 2-4 साल में ज़्यादा हुआ। हाँ, या यूँ भी कह सकते हैं सीधे शब्दों में, नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि मेरे आने के बाद YouTube की तरक्की हो गई। ये कहना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। This is the right way। हाँ। तो जैसे ही मैं YouTube पे आया तो YouTube को पंख लग गए और वो उड़ने लगा। तो 2017 की बात है, बिटिया को एक प्रोजेक्ट बना के YouTube पे अपलोड करना था। ये उनके कोर्स का एक हिस्सा था, एक प्रैक्टिकल था 20 नंबर का। और बिटिया ने किसी एक अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था और अपॉइंटमेंट लेने में भी काफ़ी उसको टाइम लगा था, काफ़ी मेहनत लगी थी और काफ़ी दिनों बाद उसको अपॉइंटमेंट मिला था। उस दिन मुझे मेरे एक फ्रेंड की बच्ची की शादी में जाना था, तो मैं उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया कि नहीं, ये अपॉइंटमेंट वगैरह जो लिया है वो तो होता रहेगा, इंटरव्यू होता रहेगा तेरा, तू तो शादी में चल। तो हम शादी में गए, वहाँ से वापस लौटे तो थोड़ा सा सैड लग रही थी मेरे को मेरी बेटी। मैंने कहा क्या हो गया बच्चा, क्यों इतना उदास क्यों है? बोले आपकी शादी के चक्कर में मेरे 20 नंबर गए। तो मैंने कहा फिर कल ले लेना है इंटरव्यू उनका, डॉक्टर साहब का, मैं बात कर लेता हूँ उनसे।
तो बोले नहीं, मेरे को कल तो सबमिट करना था, मतलब आज मेरे को वीडियो शूट करके अपलोड करके और कल दिखाना था। तो क्या करूं? फिर अचानक से उसको याद आया कि मैं करेंसी में बहुत इंटरेस्टेड हूं, और मैं तब तक छोटा करके बहुत सारा कलेक्शन इकट्ठा कर चुका था, क्योंकि मेरी शादी भी हो गई थी, बाय डिफॉल्ट हो गया था, क्योंकि इंटरेस्ट था। हाँ, तो कहीं बैंक में गए, वहां से नई गड्डी मिली, 1 रुपए का पैकेट मिला, 2 रुपए का तो नहीं मिला था मेरे को गैंग से, खैर 1 रुपए का, 5 का, 10 का ये पैकेट मेरे को मिलते थे। तो मैं एक बचत के हिसाब से उनको ले आता था। जैसे दीपावली के टाइम पे कई लोग सोना चांदी या कुछ खरीदते हैं, तो मैं तब भी करेंसी खरीदता था। दीपावली के टाइम जाता था, उस टाइम पे दीपावली में नए नोट बहुत आते थे। हाँ, यस, 1 की, 5 की गड्डियां, 10 की, और मतलब जितना आप मांगो उतना देते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उनके यहाँ भंडार भरे रहते थे। तो मेरे को शौक था, तो मैं उनसे हर बार जाता था। दीपावली के पहले मैं 1-2 रिम उठा लाता था, बाकी अपने दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसी जो मेरे हैं उनको भी देता था, और बाकी मैं कलेक्शन में करता था। तो मेरे पास बहुत सारा हो चुका था। तो बोलती है पापा आप करेंसी पे कुछ बोलो। तो 2017 में पहली बार मैंने देखा कि 5 रुपए के बहुत सारे फेक कॉइन बनना चालू हुए थे। अच्छा। जो मतलब बहुत आसानी से बना लेते थे लोग, और बहुत बड़ी तादाद में सर्कुलेशन में थे, मार्केट में खूब आया था एक ज़माना। तो मुझे दुख होता था कि यार ये एक चद्दर को 5 रुपए का सील लगा के, और ये देश के साथ गद्दारी है, बिल्कुल कहीं ना कहीं से देश खोखला होगा, तो हमको कुछ करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। बेटी से बात करता था, तो बेटी ने बोला पापा आप ये बोलते हो करेंसी और देश खोखला हो जाएगा, ऐसा होगा, हमको कुछ करना चाहिए। तो लेक्चर देना तो बहुत आसान है, आप कुछ करो, करके दिखाओ। मैं क्या करूं? बिल्कुल। तो बोलती है एक काम करते हैं, मैं आपका वीडियो बनाती हूँ। मैंने कभी कैमरा फेस किया नहीं था, मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। पर अब बच्ची के आगे तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो उसकी खुशी के लिए मैंने कैमरा फेस किया, और उसने मोबाइल ऐसे पकड़ा और वीडियो बनाया। मैंने कुछ 5 रुपए के कॉइन के पैकेट निकाले, उनको रखा, और उनके बारे में थोड़ा बहुत जो बोला मैंने, और उसने वीडियो अपलोड कर दिया। 10 मिनट बिना तैयारी के, कुछ भी तैयारी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास बुक्स वगैरह तो उतनी थी नहीं उस टाइम पे। उस वक्त जब पेपर में कुछ लिखा हुआ आता था, उसकी कटिंग वगैरह संभाल के रखता था, मैं उस पर सोचता था। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ, तो जब इंसान जिस फील्ड के अंदर पूरी तरह डाइवर्ट इन डेप्थ चला जाता है, तो वो चीजें कायनात कहते हैं, कायनात अपने आप, ईश्वर अपने आप आपके लिए अरेंज करता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि राजज्ञानी के साथ हो रहा है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि बुक्स तो आप बता रहे हो तो थी नहीं थी आपके पास, बट उतनी नॉलेज लेना और उन चीजों के बारे में जानना मेरे पास नहीं थी, ऐसा नहीं है। पूरी इंडिया में बुक नहीं थी नहीं बुक्स, पूरी इंडिया में नहीं थी। फिर बिटिया ने बोला कि पापा आपका ही मैं वीडियो लेती हूँ, पर हमारे पास ऐसे जो मॉडर्न इक्विपमेंट रहते हैं, लाइट्स वगैरह और कैमरा और ट्राइपॉड, इस टाइप की कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मोबाइल से ही उसने, बिटिया ने मेरा वीडियो लिया और उसको कट करके अपलोड कर दिया यूट्यूब पर, और टेंशन फ्री होके सो गई कि सुबह मेरे 20 नंबर में से 10-15 कुछ तो पक्के हो ही गए, कुछ तो कर ही दिया। हाँ, बिल्कुल। वो दूसरे दिन तैयार होके कॉलेज गई, वापस आ गई, मतलब कुछ बात हुई नहीं। उनका वो वाला सब्जेक्ट जो लगता था, सप्ताह में 1 ही दिन लगता था। ओके। मतलब वो कोई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना जो साप्ताहिक होते हैं। उस दिन वो सर आए नहीं। अच्छा। जिस दिन उसको प्रेजेंटेशन देना था उस दिन सर नहीं आए, छुट्टी पे थे। वो सर आए अगले हफ्ते। पूरा एक हफ्ता मिल गया। एक हफ्ते बाद जब सर ने सब बच्चों से पूछना चालू किया, तो आधे बच्चे तो करके नहीं आए थे, उनको तो डांट पड़ी अपनी जगह। क्योंकि एक्चुअल में जो इंदौर का EMRC कॉलेज है वो थोड़ा स्थिक है। मतलब वहाँ पे आपको ऐसा लगता नहीं कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा। हाँ, पुराना स्कूल का ही, पुराने स्कूल का जो है वहाँ पे फीलिंग आती है। और मैंने ऐसा सुना है कि यदि आप मुंबई में फिल्म लाइन में किसी को बता दो कि आप EMRC से पास आउट हो, अच्छा, तो आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है। वाह, डायरेक्ट एंट्री मिलती है। क्या बात है। हाँ, और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो मेरी बेटी के साथ पढ़ते थे, उनके जूनियर, उनके सीनियर, वो फिल्म लाइन में। और आजकल जैसे बहुत सारी सीरियल वगैरह आते हैं, या नेटफ्लिक्स और बाकी जगह पे जो आते हैं, डेली सोप बोलते हैं जिनको शायद, जी। उस पर बहुत से उसके क्लासमेट वगैरह जो हैं वो मेन लीड रोल कर रहे हैं। हाँ, मेरी बेटी का नंबर आया कि आपने क्या किया, तो बोले मैंने वीडियो बनाया है और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। नाम
या करेंसीपीडिया। अच्छा, करेंसीपीडिया उसने अपने आप नाम डाल दिया? अपने आप रख दिया था उसने। क्या किसी भी चीज की शुरुआत का जो फाउंडेशन होती है, बीज कैसे डलता है बिना किसी प्लानिंग के, और वो फाउंडेशन डली और करेंसीपीडिया आज एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। हाँ। तो जैसे ही सर ने देखा और बिटिया को डांटना चालू किया पूरे क्लास में। अच्छा। जैसे स्कूल में डांटते ना टीचर हाँ, लोग, हाँ, वैसे कॉलेज में। हाँ। हाँ, कि आजकल के बच्चे समझते क्या है अपने आप को। हाँ। हम तो बेवकूफ़ हैं, हम पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, हमको इतना अनुभव है, हमने घास नहीं काटी। इस तरीके के डायलॉग जो होते हैं, जो होता है प्रोफेसर का। प्रोफेसर का। हाँ। वैसे डायलॉग दिए और बिटिया का मूड ऑफ। वो सोचती रही कि मेरे को डांट क्यों पड़ रही है, वो भी पूरी क्लास में सबके सामने में इतनी अच्छा पढ़ने वाली और बाकी सारी चीज़ों में मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मेरे को डांट क्यों रहे हैं, गलती कहाँ हो गई। गलती कहाँ हो गई। पर संस्कार ऐसे हैं बच्चों के मेरे कि वो उस टाइम पे कुछ बोलते नहीं हैं, तो चुप करके उन्होंने डांट वांट सब सुनी, सारी डांट हो गई, सर का गुस्सा शांत हो गया। उसके बाद उसने सवाल किया, सर आप मुझे बताएंगे कि आपने मेरे को इतनी देर डांटा क्यों? ठीक। तो सर बोलते अच्छा अभी भी आपको बताना है कि आपको क्यों डांटा? हाँ। बोले हाँ। बोले आप साल भर पुराना वीडियो मेरे को बता रहे हो और बोल रहे हो कि हमने पिछले हफ्ते बनाया। ओ हाँ। अच्छा। ये बात ठीक। तो बोले साल भर पुराना? हाँ। बोले हाँ, इसमें इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने सारे व्यू हैं और आप बोल रही हो कि पिछले हफ्ते बनाया। पिछले हफ्ते बनाया, मतलब उन्होंने डेट नहीं देखी। हाँ। और वो उसमें सब्सक्राइबर कितने आ गए और हाँ। व्यूज कितने हो गए विद इन अ फ्यू डेज। हाँ, 7 डे। तो उस टाइम पे इतनी तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं थे क्योंकि आपका जो डेटा था वो फ्री नहीं था, उसके लिए अच्छा खासा पेमेंट आपको देना पड़ता था। राइट। तब आप 1 GB आधा GB डेटा लेते थे, वो भी 15 दिन या महीने के लिए। बिल्कुल। तो उतने सब्सक्राइबर उतने व्यू। तो फिर बेटी ने बोला सर आपने बोला था कि इसके बैकएंड पे दिखता है कि चैनल कब बना, आप वहाँ जाके चेक करो। तो सर गए बैकएंड पे, चेक किया, अरे ये तो 10 सितंबर का बना है। तो फिर उन्होंने बेटी से सॉरी बोला और बहुत शाबाशी दी कि आपने बहुत अच्छा चैनल बनाया, आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा चूज किया है, डिफरेंट। बिल्कुल। हाँ। तो मज़ा आया। फिर क्लिपिंग करवाई बच्ची के लिए, पूरे क्लास ने क्लिपिंग की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिटिया घर आई कॉलेज पूरा करने के बाद, पापा 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 मज़ा आ गया। तुमने क्या मज़ा आ गया? बोले इसमें तो इतने व्यू हो गए। ठीक है, हो गए तो हो गए, मैं क्या करूं? अरे पापा इसमें सब्सक्राइबर, तभी मतलब राजज्ञानी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली क्या, मुझे पता ही नहीं, मैं क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे कुछ होता है। बिल्कुल। तुमने कहा हो गए, ठीक है। अरे पापा आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए। हमने कहा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अरे पापा इसमें इतने सब्सक्राइबर इतने व्यू होना कोई मजाक नहीं है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों के नहीं होते। ठीक बात है। तो नहीं ठीक है यार, कोई बात नहीं, लेना देना नहीं मेरे को, मेरे को तो जो काम है वो करना है। और धीरे धीरे करके मेरे वीडियो आने लगे और वो चल पड़े। इस तरीके से शुरुआत हुई यूट्यूब चैनल। बहुत बढ़िया। तो राजज्ञानी आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2021 में नाम आ चुका है जी, राइट? बिल्कुल। और मैंने सुना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं। हाँ। और गिनीज वाले अब शायद जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। हाँ। या कर चुके होंगे। हाँ, कर चुके हैं, बस वो एविडेंस मांग रहे हैं। एविडेंस आपको तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं उनको पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। तो अब वो जो जर्नी की शुरुआत हुई थी, बाय डिफॉल्ट कॉइन इकट्ठे दोस्तों ने देने शुरू किए, इकट्ठे किए, फिर उसके बाद बिटिया ने उस कलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दिया। आज हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गए हैं। तो अब तक की राजज्ञानी की कलेक्शन जो है जी, उसमें सबसे पुराना सिक्का कौन सा है? सबसे पुराना सिक्का लगभग 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना आपने बताया सिक्का अब आपके पास एक जो सबसे यूनिक कलेक्शन मैं कहूँगा उसको। नहीं, एक्चुअली यूनिक इसलिए नहीं होता कि वो पुराना है। ओके। कोई भी सिक्का या कोई भी नोट जो होता है वो यूनिक होना चाहिए। पुराने होने से वो वैल्यूएबल हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। उस सिक्के की अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो उसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू लगभग 200-300 रुपए।
इतना पुराना होने के बाद भी। तो एंटीक वैल्यू भी हम इसको काउंट करेंगे? हाँ करेंगे, लेकिन वो इतनी बहुतायत में आज भी अवेलेबल हैं कि वो वैल्यू बढ़ा नहीं पाए। वैल्यू नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छी चीज समझ में आई। इंदौर शहर से शुरू होकर जी, इंदौर भारत का एक छोटा सा शहर, बहुत प्यारा शहर, मेरा सबसे पसंदीदा शहर इंदौर, भारत का शायद 7वीं बार जिसको क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। उस शहर से राजज्ञानी की शुरुआत होती है और इंदौर से के बाद फिर मध्य प्रदेश, देन फिर आसपास की और स्टेट्स, क्योंकि यूट्यूब ने फिर पर लगा दिए। हाँ बिल्कुल लगा दिए। और राजज्ञानी उड़ते उड़ते पूरे देश पर और आज इंटरनेशनल भी हो गए हैं जी। कैसा लगता है? सच कहूँ तो वैसा ही लगता है जैसा पहले दिन लगता था जब मैंने करेंसी की शुरुआत की थी कलेक्शन करने की। राइट। क्योंकि ये जो करेंसी फील्ड है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है। मैंने बहुत बड़ी अथाह समुंदर। मैं कई बार ये वीडियो में कह चुका हूँ कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन भी अगर कलेक्शन करना चाहे नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए कि कई चीज़ ऐसी है जो दुनिया में एक ही है और जिसके पास है वो बेचेगा नहीं। अभी मेरे पास लाखों की संख्या में सिक्के, लाखों की संख्या में नोट हैं, और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश होगा जिसका नोट या सिक्का मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास उन देशों के भी सिक्के हैं जो अब दुनिया पे नहीं है, मतलब जिनका भूगोल से उनका नाम गायब हो गया। बेचिराग उसको कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं बेचिराग हो गए। और मेरे पास ऐसी भी करेंसी है कि एक ही देश का नाम पहले दूसरा था, फिर दूसरा था, फिर दूसरा हो गया। हाँ, कंट्री के नाम चेंज। हाँ, मेरे पास ऐसी भी करेंसी है कि जहाँ पे पहले मान लो जापान है तो जापान में पहले रुपया भी चलता था, रुपये के बाद फिर कोई दूसरी मुद्रा आई और उसके बाद फिर येन आ गया। तो वो सारी करेंसी जो है वो हर तरह की करेंसी मेरे कलेक्शन में है। वाह क्या बात, इसीलिए तो करेंसी पीडिया है। बहुत अच्छी बात। राज भाई, आज हम एग्जीबिशन में थे, आपको लोगों ने जैसे घेरा हुआ था जी, और मैं वहां बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था जी, और रियली मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जिस तरह आप घिरे हुए थे लोगों से जी। और देश भर के कोने कोने से लोग आए हुए थे, बहुत आस लेकर, इस विश्वास के साथ कि राजज्ञानी आज उनके जमा किए हुए सिक्के जो वो पोटली में लाया है, कोई डिब्बी में लाया है, कोई किसी तरह से उन्होंने संभाले हैं। और मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने वो बाय डिफॉल्ट, उन्होंने बड़े शायद बड़ी शिद्दत से इकट्ठे किए होंगे, राइट। हाँ। और वो इस आस के साथ आपके पास उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई कब हमारा नंबर आएगा और राजज्ञानी कुछ देखेंगे और तुरंत वो सिक्के, चंद सिक्के जो हैं वो लाखों करोड़ों की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। जी है जी। ऐसा जब आपके सामने आके कोई वास्तव में आता है, आपकी फीलिंग्स क्या होती है? मुझे दुख भी होता है क्योंकि जितने लोग आते हैं लाइन में लगते हैं, 2, 3, 4 घंटे के बाद उनका नंबर आता है मेरे से मिलने के लिए, पर खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि यदि कोई भी बंदा, चाहे वो 10 साल से कलेक्शन कर रहा है, चाहे 40 साल से कलेक्शन कर रहा है, उसमें अनुभव है या उसमें ज्ञान है या नहीं है, उसको किसी तरह का कोई नॉलेज है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो मेरे से मिल लेता है तो मैं उस छोटी सी मुलाकात में कम से कम मैं उसको इतना साक्षर कर देता हूँ करेंसी के मामले में कि उसके बाद वो कभी धोखा नहीं खाता है। उसको उस टाइम पे समझ में आ जाता है कि मुझे किस टाइप का कलेक्शन करना है और कौन से सिक्के या कौन से नोट वैल्यूएबल होते हैं। मैंने ऐसे भी सब्सक्राइबर देखे हैं जो आते हैं एक पोटली लेके, हस्बैंड वाइफ जैसे आए थे एक, कि मेरे को ये सिक्के या नोट बेचना है। मैंने देखा तो एक भी काम का नहीं था, लेकिन थोड़ी सी निगाह मेरी तेज रहती है तो मैंने देख लिया कि जो लेडी थी उसके हाथ में एक छोटा नोट था 1 रुपये का और उसको उसने ऐसे मोड़ा और पीछे कर लिया। अच्छा। और मैंने देख लिया, मैंने कहा वो क्या? बोले नहीं वो कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं, बोले वो ऐसे ही है, मतलब छपा हुआ भी नहीं है। मैंने कहा छपा हुआ नहीं है? बोले हाँ वो 1 रुपये का ऐसा ही नोट है। मैंने दिखाओ। जब उसको मैंने खोला तो वो यूनिफेस नोट था 1 रुपये का
मतलब एक तरफ छपा हुआ, एक तरफ नहीं छपा हुआ। और उसने जब ऐसे मोड़ के और रखा ना, वो बहुत पुराना सा गला हुआ सा नोट था, और मोड़ने के बाद उसकी कंडीशन और खराब हो गई। राइट। मैंने कहा देवी ये बिकेगा, ये कीमती है। और उनके लिए नहीं है ना कि एक साइड छपा नहीं था। हाँ तो उनके लिए तो बेकार था वो। हाँ, तो आप लोग भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास कोई ऐसा नोट या ऐसा सिक्का है जो आपको लगे कि ये चलेगा नहीं, वही सबसे ज्यादा कीमती होता है। कोई उसमें एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, डाई मिस्टेक है, रोटेशन एरर है, नंबर मिसिंग है, पेपर एक्स्ट्रा है, वो बहुत वैल्यूबल होते हैं। बहुत वैल्यूबल। यानी कि खोटा सिक्का चलेगा। खोटा सिक्का चलेगा। हम कहते हैं खोटा है यार ये तो। मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि कोई लोग बैंक से पैकेट लेके आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पेपर होता है, उसको बटरफ्लाई बोला जाता है, तो वो उतना एक्स्ट्रा पेपर काट के और चला देते हैं। हाँ राइट। हाँ, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पेपर है वो नोट काफी वैल्यूबल होता है। अगर जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पेपर उतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो कटिंग के अंदर वो फोल्ड आ गया बीच में और वो वैसे आ गया। हाँ, तो यदि आप में से किसी के पास इस टाइप के नोट हो तो उनको जरूर आप एग्जीबिशन में लेके जाएं, बहुत अच्छी कीमतों पे बिकते हैं। मैंने फिर बोला कि ये वाला नोट बिकेगा, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, ये वाला नोट बिकेगा। उनको एक्चुअली बच्चों की फीस भरने के लिए 5-7 हज़ार रुपये की जरूरत थी, और वो सोच रहे थे कि ये सिक्के बिकेंगे, तो सिक्के तो उनके 50-60 रुपये के भी नहीं थे। लेकिन वो नोट मैंने देखा और मैंने कहा कि ये आपका बिकेगा, और कम से कम 5,000 में तो बिक जाएगा। अरे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 5,000 में, जिससे उम्मीद नहीं थी, वो नोट 5,000 का जा रहा है। तो मैंने कहा देखो, कम से कम 5 बोल रहा हूँ, अगर कोई अच्छा खरीदार मिल गया आपको तो इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैंने एक अच्छे दुकानदार के यहाँ उनको भेजा, और वो दुकानदार ने उसको 11,000 रुपये दिए। क्या बात, क्या बात। वो इतनी दुआएं देके गए मेरे को, इतनी दुआएं देके गए, और चेहरे पे जो स्माइल लेके गए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का फायदा हो। बिल्कुल। जो मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, दूर दूर से आते हैं। आप बोल रहे हो कि देश के कोने कोने से, मैं आपको किससे बताऊं कि कुवैत से, दुबई से, यूएसए से भी लोग मिलने आए हैं। मिलने आए हो। हाँ बिल्कुल आए होंगे। तो उनका विश्वास कायम रहे और उनका भला हो, इसी उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब राजज्ञानी की जर्नी तो नहीं कहूंगा, अब तो जो ये फ्लाइट जो टेक ऑफ कर चुकी है जी, और उस मुकाम तक, जिस मुकाम तक आप पहुंच चुके हो जी, इस सारे मुकाम के बाद आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअल में देखा जाए तो मैं किसी मुकाम पे अभी पहुंचा नहीं हूँ। ये तो एक सफ़र है। सफ़र, जिस मंजिल पे जाना है तो उसमें मैं अभी सफ़र में हूँ। तो मंजिल क्या है? मंजिल जो है मेरी, वो एक्चुअल में ऐसी है कि इंदौर में दुनिया का सबसे लाजवाब, बेहतरीन और नायाब एक म्यूजियम बनाया जाए। वाह। और वो इतना नायाब हो, इतना विशाल हो कि दुनिया के किसी भी म्यूजियम से वो 21 ही रहे। तो ये मेरा सपना है और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। और 1976 से मैंने अपने खुद की इनकम से जो भी मैंने कलेक्शन किया है, वो सारा कलेक्शन मैं उस म्यूजियम को समर्पित करूँगा। बहुत बढ़िया। और अभी भी जो मैं परचेसिंग करता हूँ, हर एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ मैं लेके जाता हूँ। डेली कम से कम एक सिक्का या नोट मेरे कलेक्शन में आता है, उसके बाद ही मैं रात का खाना खाता हूँ। तो आज का आ गया? आ गया। तो खाना हो जाएगा ना? हाँ, आज लिया ना मैंने, 2 नोट लिए, आपके सामने ही लिए, आप खड़े थे, मैंने 2 नोट लिए। मेरा ये है सपना कि एक इतना विशाल और इतना यूनिक और इतना नायाब एक म्यूजियम बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी दुनिया से लोग देखने आए और इंडिया के टूरिज्म को भी उससे फायदा हो। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए मैंने कल से अपनी झोली फैला दी है। मैं दान भी स्वीकार कर रहा हूँ। यदि आप में से किसी को डोनेशन देना है, आप डोनेशन भी दे सकते हैं, आपको उसकी प्रॉपर रसीद भी मिलेगी जी। मैं ज़्यादा कानूनी जानकारी नहीं है मुझे, अभी मैं इंदौर जब पहुंचूंगा तो मैं अपने वकील से बात करके उसके बाद देखूंगा कि अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट होगी या मुझे कहीं रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो वो सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटी है, गवर्नमेंट की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के बाद शुरू करूँगा। और अपना कलेक्शन भी, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास कलेक्शन है, बिल्कुल, और उनके बच्चे जो हैं आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए। राइट।
अब उनको इसी बात का दर्द रहता है कि पिछले 50 साल से धरोहर को कौन संभालेगा। तो वो सीधे शब्दों में कहूँ तो उनकी सांस नहीं निकल रही है, इसीलिए ये धरोहर, ये धरोहर, ये धरोहर। तो वो पीड़ा भुगत रहे हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही राज भाई ने कि उन ऐसे लोग, परिवार, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने अपने जीवन की एक कलेक्शन की है एक करेंसी की, और वो उनके प्राण भी नहीं निकल रहे, और वो क्योंकि उस धरोहर को किसी अच्छे हाथों में देना चाहेंगे। राज भाई बहुत अच्छा लगा ये सपना पूरा होने के लिए हमारा ये वीडियो भारत सरकार के जो करेंसी डिपार्टमेंट है, कौन सा होगा जिसको आरबीआई भी हम कह सकते हैं, वहां तक पहुंचे आपकी बात, और इस पर एक म्यूजियम बनाने के लिए सरकार भी कदम उठाए। मेरा ऐसा मानना है कि जब इंसान, कोई भी इंसान जब एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तैयारी कर लेता है ना, तो ईश्वर भी साथ देता है और वो पूरा होकर रहता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना कलेक्शन हमें डोनेट करना चाहते हैं, द करेंसीपीडिया के नाम पे जो म्यूजियम बनेगा उसको कोई अपना कलेक्शन डोनेट करना चाहते हैं, और अगर अच्छा कलेक्शन है, उस व्यक्ति के नाम और उस व्यक्ति के फोटो के साथ ही वो कलेक्शन डिस्प्ले होगा उस म्यूजियम में। बिल्कुल बिल्कुल। राज भाई एक बात बताओ जी, जिससे कि अभी आपने कहा कि बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कलेक्शन की, हमारी उम्र के, आपकी उम्र के, हम सब भी कलेक्शन कर रहे हैं। आज भी मैं एग्जीबिशन में भी देख रहा था, तो एक जो एज ग्रुप था वो अबव 40 था, ठीक है ना। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो हमारी नई जनरेशन है, जो हमारे देश की नई पौध है, उसका इंटरेस्ट अभी इन चीजों में है ही नहीं, तो वो इंटरेस्ट कैसे बनेगा? हाँ, है ही नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगा, पर बहुत कम है ये जरूर कहूँगा। क्योंकि मैं देखता हूँ तो कई बच्चे आते हैं मेरे से मिलने, उनके दादाजी लेके आते हैं कि आपके वीडियो दिखाए हमने इनको, और हमने इनको सिक्के दिए और इनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो मैं ऐसे सभी दादाजियों को, ऐसे सभी माताजी और पिताजियों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कलेक्शन की हॉबी डेवलप करा रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं। तो मैं पूरे देशवासियों से और दुनियावासियों से यही निवेदन करूँगा, कॉइन की हॉबी जो है, कलेक्शन की जो हॉबी है, ये बहुत अच्छी हॉबी है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपके साथ भी और आपके बाद भी। आपके साथ भी मतलब जब आप इसको कलेक्शन को देखते हो तो रोज आपको जो आनंद मिलता है जी, आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपके बाद भी जब आप नहीं रहे तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो इसको देखेगी, आनंद उठाएगी, या इसको बेचेगी और पैसा कमाएगी। राइट। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप जितने भी बुजुर्ग हैं या जितने भी अभी जिनके बच्चे छोटे हैं, वो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को करेंसी के प्रति अवेयर करें और उनको दिखाएं कि ऐसे ऐसे होता है, एग्जीबिशन में लेके जाएं। और इससे भी बड़ी बात, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि हमें एक सब्जेक्ट के रूप में इसे शामिल करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं भी रिकमेंड करूंगा कि ये सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को एक अपने एजुकेशन सिस्टम में करेंसी के ऊपर लाना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि यह बात किसी तरह से हमारे उन सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचे जो एजुकेशन की करते हैं पूरी तैयारी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ाना चाहिए। ये टॉपिक एजुकेशन सिस्टम में चैप्टर ऐड होना चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन जो है उसको शुरू से पता चले कि करेंसी भी जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, और उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो राज भाई, आपने अपने कीमती समय में से मुझे अपना स्टूडियो में आकर आपने समय दिया, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें इतने प्यार से बुलाया। सो आप अब चैनल के दर्शकों के लिए उन्हें कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से? चैनल के दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बातें जनगण मन से भारत की बात सुनाता हूँ, अनिल नैयर जी का जो चैनल है उस चैनल को आप ज़रूर देखें। अभी हो सकता है कि आप उन तक नहीं पहुंच पाते हों या उनका वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता हो, लेकिन बहुत जल्द ये भी ऐसे पंख फैला के उड़ने वाले हैं कि आज जैसे हमें सौभाग्य मिला इनके साथ इतना वक्त बिताने का, तो हो सकता है हमें 1-2 साल में ही इनसे अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें,
और बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं। पिछले वीडियो भी आप जाके देखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए और आप देख पाएं इनके वीडियो सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे। मैंने कसम से आज आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर आज की सीरीज बातें जन गण मन से यही विराम करता हूँ। चलते चलते आपसे फिर एक आग्रह कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।